हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो बिहार विधानसभा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर प्रैक्टिस सेट सीरीज में आपका स्वागत है। तो अभी तक हमने प्रैक्टिस सेट 1, 2 और 3 दोनों पोर्शन कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि जनरल साइंस और जनरल नॉलेज। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4 का जनरल नॉलेज। इसकी पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से और हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से भी। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो प्लीज इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। अब चलिए हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट 4 जनरल नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्री परिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? देखिए, क्वेश्चन में आसान भाषा में समझा देता हूं। अगर किसी भी तरीके का कोई विचार है, चाहे वो विधेयक के रिगार्डिंग हो या फिर संसदीय मामलों के रिगार्डिंग, अगर मंत्री परिषद जो है वह राष्ट्रपति के पास वो सलाह को या फिर विचार को भेजते हैं, तो पहले क्या था, राष्ट्रपति को वह मानना अनिवार्य था। लेकिन ऐसा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा राष्ट्रपति को यह शक्ति मिली कि वो जो विचार है मंत्री परिषद के पास फिर से लौटा सकते हैं पुनर्विचार करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 44वां संविधान संशोधन। तो 44वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था 1978, उसमें राष्ट्रपति को यह अधिकार मिला कि वे किसी भी विषय को पुनर्विचार यानी कि रिकंसिडरेशन के लिए मंत्री परिषद को भेज सकते हैं। संविधान के एक अनुच्छेद यानी कि 74(1), मैं यहाँ लिख देता हूँ, 74(1) के तहत राष्ट्रपति को पहले मंत्री परिषद की सलाह मानना अनिवार्य था। मतलब कि 44वें संविधान संशोधन के पहले इस अनुच्छेद के तहत मंत्री परिषद द्वारा भेजा गया कोई भी सलाह जो है वह राष्ट्रपति को मानना अनिवार्य था। लेकिन जब संशोधन हुआ 44वां, तो उसके बाद इस अनुच्छेद में बदलाव किया गया और यह स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति जो है मंत्री परिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार लौटा सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ शब्द इस्तेमाल किया एक बार, यानी कि मंत्री परिषद द्वारा जो भी सलाह भेजा गया राष्ट्रपति उसे एक बार फिर से इसे पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। लेकिन अगर मंत्री परिषद बिना उसमें कोई बदलाव किए हुए वह फिर से दोबारा ठीक उसी तरीके से राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं, तो राष्ट्रपति को यह इस बार वह वापस मंत्री परिषद को नहीं भेज सकते हैं, उन्हें यह मानना अनिवार्य हो जाएगा। अब इसके रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स और हम लोग जान लेते हैं। यह जो संशोधन था 1975 से 77 की आपातकाल अवधि, यानी कि 1975 से 77 के दौरान हमारे देश में आपातकाल लगा हुआ था। उसी अवधि के दौरान 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, उसमें जो प्रावधान थे उसमें बदलाव को आंशिक रूप से संशोधित करने के लिए लाया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन में जो भी चेंजेस लाना था वह 44वां संविधान संशोधन में लाया गया, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन के कारण राष्ट्रपति पूरी तरीके से मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हो गए थे। देखिए, 42वां संविधान संशोधन को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जानते हैं। इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए थे। 42वां संविधान संशोधन में यह बदलाव था कि मंत्री परिषद द्वारा भेजा गया कोई भी सलाह या फिर विचार हो, उसके लिए राष्ट्रपति उसे मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य थे। लेकिन फिर 44वें संविधान संशोधन में यह चेंज कर दिया गया। बाकी सारे पॉइंट्स भी हैं, उसमें चेंज कर दिया गया था। आप लोग संविधान संशोधन का जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किया है हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पे, उसे आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर तत्व, इसे डीपीएसपी भी बोला जाता है, कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो यह पूछा जा रहा है कि डीपीएसपी में ऐसा कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है जो यह बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रिगार्डिंग उसमें मैटर्स दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 51वां अनुच्छेद जो है इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में दिया गया है। तो अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य को निम्नलिखित कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। क्या क्या? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, विभिन्न देशों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंधों को बढ़ावा देना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता यानी कि आर्बिट्रेशन को प्रोत्साहित करना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना और उसका पालन सुनिश्चित करना 51 के तहत है, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन के लक्ष्यों और सिद्धांतों का सम्मान करना चाहिए। बेसिकली यह प्रावधान जो है भारत की विदेश नीति को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शांति, न्याय और आपसी सहयोग को प्राथमिकता देने की बात करता है। इसीलिए ऑप्शन ए यानी कि अनुच्छेद 51 जो है इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3, लोकसभा का कार्यकाल। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि लोकसभा के कार्यकाल में ये 4 जो पॉइंट्स हैं इनमें से कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं ऑप्शन ए, यह किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता। क्या? लोकसभा का कार्यकाल, यूजुअली लोकसभा का कार्यकाल क्या होता है? 5 साल का।
अब चलिए ऑप्शन बी हम लोग देखते हैं, एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। फिर ऑप्शन सी देखते हैं, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है क्या लोकसभा का कार्यकाल। और सबसे लास्ट में है, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। अब चलिए लोकसभा से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग देख लेते हैं। यदि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी घोषित किया जाता है, तो किस कंडीशन में नेशनल इमरजेंसी घोषित किया जाता है? जैसे कि युद्ध हो गया, या फिर बाहरी आक्रमण, या सशस्त्र विद्रोह के कारण, तो लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। संसद एक कानून द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में मैक्सिमम 1 साल तक ही बढ़ा सकता है। हालांकि आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने बाद तक यह विस्तार वैध रहेगा। मतलब कि आपातकाल जब खत्म हो गया है तो उसके बाद ऐसा नहीं कि 1 साल तक वो वैलिड रहेगा, 6 महीने तक ही वो वैलिड रहेगा। तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज यह है कि लोकसभा का कार्यकाल केवल नेशनल इमरजेंसी के दौरान यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही बढ़ाया जा सकता है, वह भी हर साल संसद की मंजूरी से। और आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य होता है। फिर लोकसभा की प्रमुख विशेषताएं क्या है? यह संविधान के अनुच्छेद 81 में वर्णित है और लोकसभा में अधिकतम टोटल 552 सीट हो सकते हैं। तो यह भी आपको पता होगा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 2026 तक लोकसभा और राज्यसभा का सीट्स जो है वह फिक्स कर दिया गया था। तो आप लोगों को कमेंट करके ये भी बताना है। तो इसमें अभी वर्तमान में टोटल 552 सीट्स हैं। वर्तमान स्थिति क्या है? लोकसभा में 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं, जिनमें से 530 सदस्य राज्यों और 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज, पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो थे वो एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते थे, लेकिन यह प्रावधान जो है 126वें संविधान संशोधन द्वारा खत्म कर दिया गया, जो कि 2019 में आया था। तो यह प्रैक्टिस सेट 1 में ही मैंने बताया था कि लोकसभा में जो एंग्लो इंडियंस का एक क्वेश्चन था उसमें कि एंग्लो इंडियंस का मनोनयन लोकसभा में पॉसिबल है या फिर राज्यसभा में। तो उसमें राज्यसभा में ही सिर्फ एंग्लो इंडियंस का मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा, लेकिन लोकसभा में यह अब खत्म हो गया 126वें संविधान संशोधन द्वारा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 24। देखिए यह जो अनुच्छेद 24 है इसका उद्देश्य क्या है? बाल श्रम यानी कि चाइल्ड लेबर को रोकना, बच्चों को शारीरिक और मानसिक शोषण से बचाना और स्वास्थ्य और शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 24 भारतीय संविधान के भाग 3 यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत इसका वर्णन है। अनुच्छेद 23 और 24 जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल गए कि अनुच्छेद 24 का प्रावधान क्या है, यह किस में वर्णित है। तो देखिए हमारे संविधान तो ये में तो वर्णित है, और किस फंडामेंटल राइट के अंतर्गत, तो फंडामेंटल राइट के शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत आता है, यही है। अनुच्छेद 23 में क्या बोला गया है? मानव तस्करी पर रोक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये मध्यकालीन इतिहास से है। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश के अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो क्या फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, नसीरुद्दीन महमूद या फिर नुसरत शाह? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नसीरुद्दीन महमूद। तो तुगलक वंश जो कि 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर राशन करने वाला एक महत्वपूर्ण वंश था। तुगलक वंश का प्रथम शासक जो था वह गयासुद्दीन तुगलक था। इसे ही तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। और तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद था, जो कि 1394 से लेकर 1413 तक यह चला था ईस्वी में। तुगलक वंश के पहले खिलजी वंश स्थापित थे और इसके बाद फिर सैयद वंश आए थे। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इस कथनों पर विचार करने के बाद हमें बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो सबसे पहला हम लोग पहला कथन देखते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। बाकी बचे हुए ऑप्शंस को देख लेते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। और फिर सबसे लास्ट वाला कथन क्या बोल रहा है? प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। तो हमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ केवल थर्ड जो ऑप्शन है यानी कि केवल सी ऑप्शन सही है।
अब चलिए हम लोग इसके बारे में फैक्ट्स जानते हैं, ये सब गलत कैसे हो गए, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी कैसे गलत हो गए। तो देखिए, तीसरी लड़ाई जो थी, पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को मराठों और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ी गई थी। तो यह गलत हो गया कि अहमद शाह अब्दाली और इब्राहिम लोदी के बीच में, यह अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ी गई थी 1761 में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी, लेकिन उसकी सेना भी कमजोर हो गई थी। उसके बाद फिर ऑप्शन बी कैसे गलत हो गया। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वह 1790 से 1792 के बीच टीपू सुल्तान, जो कि मैसूर के राजा थे, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना के साथ मराठा और हैदराबाद के निजाम भी शामिल थे। एक तरफ टीपू सुल्तान थे और दूसरी तरफ अंग्रेज थे, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मराठा और हैदराबाद के निजाम। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान के लिए एक बड़ा झटका था। हालांकि वह अपनी बाकी बची हुई भूमि जो थे वो उन्होंने बचाने में सफल रहा, लेकिन ब्रिटिश सत्ता का प्रभाव दक्षिण भारत में बढ़ गया था। इसके बाद फिर चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जो कि 1799 में हुआ था, और इसमें अंततः टीपू सुल्तान मारे गए थे। इस युद्ध में मारे गए थे, ना कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में। अब ऑप्शन सी के बारे में हम लोग फैक्ट्स देख लेते हैं। मीर जाफर बंगाल का एक सेनापति था। उसका असली नाम मीर बख्शी था, जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ साजिश रचा और प्लासी का युद्ध, जो कि 23 जून 1757 में उसे पराजित करने में मदद की थी। तो यहाँ से बहुत सारे फैक्ट्स हमें मिल गए। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि आपको दो सूची दिया गया है, सूची का कुछ हेडिंग होगा, जैसे कि एक तरफ दिया गया है जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र और दूसरा सूची 2 में राज्य दिया गया है। तो यहाँ हमें बताना है, इन दोनों का मिलाप करना है, और यह कूट के अकॉर्डिंग। तो इस तरफ हम लोग देखते हैं ऑप्शन ए में क्या दिया गया है। सिमलीपाल, दिहांग दिबंग है, नोकरेक और कंचनजंगा। और इस तरफ किस राज्य में ये स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ए कहाँ है, उड़ीसा में। तो इस तरीके से भी हम लोग मिला सकते हैं, ए उड़ीसा में है, सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है वह उड़ीसा में है। फिर ऑप्शन बी दिहांग दिबंग, यह कहाँ है, आपका अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद ऑप्शन सी बोल रहा है, वह कहाँ है, मेघालय में, यानी कि नोकरेक मेघालय में है। और सबसे लास्ट में है डी, यानी कि कंचनजंगा, तो यह नाम से ही स्पष्ट है, ये सिक्किम में है। तो इस तरीके से भी सवाल एग्जाम में आ सकते हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, हर सेशन में मैं क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करते जा रहा हूँ। किसी में पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन होगा, क्योंकि देखिए बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में पॉलिटी का जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा डिफरेंट लेवल का होता है। प्रीवियस ईयर से भी अगर वो पिक करते हैं ना, तो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लेवल का क्वेश्चंस रहता है। ऐसा नहीं कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछते हैं, एक या दो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, बाकी इस तरीके के ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहते हैं। इसीलिए मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट करके इस तरीके का फ्रेमिंग किया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव करने के लिए ऐसे कारण जिन पर वह आधारित है, क्या अविश्वास प्रस्ताव देना आवश्यक नहीं है। फिर ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए नियमों की ग्रहणता की कोई शर्तें निर्धारित नहीं की गई हैं। सी क्या बोल रहा है, यदि किसी अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया जाए तो इजाजत मिलने के 10 दिन के भीतर उस पर कार्यवाही करना अनिवार्य है। और ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, राज्यसभा किसी अविश्वास प्रस्ताव को ग्रहण करने के लिए सशक्त नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि यह कथन सही नहीं है। तो चलिए इसका स्पष्टीकरण हम लोग देख लेते हैं। अविश्वास प्रस्ताव जो है, इसका प्रावधान सीधे संविधान में नहीं है, बल्कि लोकसभा के नियमों, यानी कि रूल 198 लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम में दिया गया है। अब थोड़ा सा और डिटेल हम लोग देख लेते हैं। प्रस्ताव लाने वाले सदस्य को यह बताने की आवश्यकता नहीं होती कि वह सरकार पर अविश्वास क्यों जता रहा है। इसीलिए यह ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए, यह सही है। देखिए बाकी बचे हुए फैक्ट्स हम लोग जानते हैं। लोकसभा के नियम 198 यानी कि रूल 198 ऑफ लोकसभा रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव को तभी स्वीकार किया जाता है जब, पहला पॉइंट, संसद के किसी भी सदस्य एमपी द्वारा प्रस्ताव दिया जाए, कम से कम 50 सांसदों का समर्थन मिलना चाहिए अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। तो यहाँ ऑप्शन डी जो साफ बोल रहा है कि राज्यसभा किसी भी अविश्वास प्रस्ताव को ग्रहण करने के लिए सशक्त नहीं है, तो इसीलिए यह ऑप्शन तो सही है। ऑप्शन सी का भी हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रस्ताव में सरकार के प्रति अविश्वास जताया जाना चाहिए, लेकिन इसके कारण बताने की जरूरत नहीं होती है।
स्पीकर जो है इसे स्वीकार करने या अस्वीकार करने का निर्णय लेते हैं। यदि स्वीकार कर लिया जाए तो इसे 10 दिनों के भीतर चर्चा और मतदान के लिए रखा जाता है। तो इसीलिए ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन बी जो है उसमें आपको कारण बताने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है। तो इसमें ऑप्शन ए देखते हैं, इसमें संघ तथा राज्यों में शक्तियों के वितरण की रूपरेखा अंतर्विष्ट है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, इसमें संविधान की सूचित भाषाएं दी गई हैं। ऑप्शन सी, इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। या फिर ऑप्शन डी, इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित जानकारी अंतर्विष्ट है। तो हम सभी को पता है इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अब बाकी बचे हुए देखते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को परिभाषित करती है। 7वीं अनुसूची ये संघ तथा राज्यों के माई, तो ये 7वीं अनुसूची के बारे में दिया गया है। आपको पता होगा कि जो हमारे संविधान में 3 तरह की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उसके बाद यह इसमें संविधान में सूचित भाषाएं दी गई हैं। तो यह 8वीं अनुसूची में है। भाषा के रिगार्डिंग जो भी प्रावधान है वह 8वीं अनुसूची में है। जब संविधान लागू हुआ था तब 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाएं थी। वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं शामिल हैं। 5वीं और 6ठी अनुसूची जो है यह इससे रिलेटेड है, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। जो 4थी अनुसूची है वो राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में उसमें संबंधित जानकारी है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। यह इंडियन ज्योग्राफी से सवाल है। देखिए सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, महादेव पहाड़ियां। ऑप्शन बी, सह्याद्री पर्वत। और ऑप्शन सी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो हमें यह बताना है उपर्युक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर। तो उत्तर से दक्षिण, उत्तर दिशा यह हो गया यानी कि नॉर्थ, और साउथ ये हो गया, यह पूरब हो गया और यह पश्चिम हो गया। तो हमें बताना है कि उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम इन पहाड़ियों का क्या है। तो ऑप्शन में ऐसे दिया गया है ए बी सी। पहले क्या महादेव पहाड़ी आएंगी, उसके बाद सह्याद्री पर्वत या फिर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो यही ऑप्शन में अरेंज करने को दिया गया है। हमें बताना है कौन सा जो अनुक्रम है वह सही है उत्तर से दक्षिण की ओर। इसलिए ऑप्शन 3 जो है वह सही हो जाएगा, यानी कि पहले महादेव पहाड़ियां, उसके बाद सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और उसके सबसे लास्ट में है सह्याद्री पर्वत। यह यानी कि दक्षिण, सबसे दक्षिण में यह है। इसे हम लोग मैप से अच्छे से समझते हैं। जैसे यह उत्तर हुआ आपका, उत्तर दिशा, और यह दक्षिण दिशा हुआ। तो हमें बताना है इस मैप में उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम, पहले उत्तर में कौन आएगा, उसके बाद धीरे धीरे करके। तो महादेव पहाड़ियां यानी कि ऑप्शन ए था महादेव पहाड़ियां। यह कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। तो पहले ये हो गया। उसके बाद सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, तो यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गुजरात में फैला हुआ है ये। उसके बाद सह्याद्री पर्वत, तो सह्याद्री पर्वत जो है वह यहाँ से है, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और फिर केरला। तो ये आपने देख लिया किस तरीके से सवाल इन्होंने पूछा था। थोड़ा सा ट्रिकी है, वो हमें ज्योग्राफी के पार्ट को अच्छे से मतलब डिटेलिंग में मैप जो होता है वो हमें ध्यान में रखना होगा, जो माउंटेन रेंजेस होते हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। ये बिहार से है। पश्चिमी चंपारण में अवस्थित लौरिया नंदनगढ़ का पता 1835 ईस्वी में किसके द्वारा लगाया गया था। क्वेश्चन जो है ये डीप में जाके पूछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हेनरी स्लीमैन। तो डब्ल्यू हेनरी स्लीमैन ने 1835 में जो पश्चिम चंपारण में लौरिया नंदनगढ़ है उसका पता लगाया था। यह जो स्थल है मौर्यकालीन इतिहास से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे अशोक स्तंभ स्थित है। लौरिया नाम यानी कि लौ से जुड़ा हुआ है, जो संभवतः अशोक स्तंभों की मजबूती को दर्शाता है। इसका लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, यह नरकटियागंज से लगभग 14 किलोमीटर और पश्चिम चंपारण जिले में बेतिया से 28 किलोमीटर दूर एक शहर या कस्बा है। तो इसीलिए ऑप्शन बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। यह भी बिहार से है। बिहार में निम्नलिखित किस स्थान की खुदाई से यह पता चला कि वह नवपाषाण काल के लोगों द्वारा बसाया हुआ था। तो ये हम सभी ने पढ़ा है। इसका राइट आंसर होगा चिरांद। चिरांद जो कि बिहार के सारण जिले में है और यह एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है जहां नवपाषाण काल, कांस्य युग, लौह युग से जुड़ी कई वस्तुएं मिली हैं। यह स्थल भारत की प्रारंभिक कृषि और सभ्यता के विकास को दर्शाती है। अब नवपाषाण काल के बारे में हम लोग जानते हैं, इसे इंग्लिश में बोला जाता है न्यूलिथिक एज। यह लगभग 2500 से 1345 ईसा पूर्व में था। हड्डी और पत्थर के बने औजार मिले हैं नवपाषाण काल में, मतलब चिरांद से। हड्डी से बने चाकू, सुई और मछली पकड़ने के कांटे, मिट्टी के बने बर्तन और हड्डी के उपकरण और कृषि के प्रमाण मिले हैं, जैसे कि गेहूं, जौ और चावल की खेती, इसके प्रमाण मिले हैं।
तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 13। 18वीं शताब्दी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई द्वारा बनाया गया विष्णुपद मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा गया। यह बहुत काफी प्रसिद्ध फेमस है, जो भी बिहार में रह रहे हैं उन्हें यह मंदिर पता है, इसका स्थान यह गया में मौजूद है। तो इसके बारे में कुछ तथ्य हम लोग जान लेते हैं। यह गया बिहार फल्गु नदी के तट पर है और यह भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर की विशेषता क्या है? मंदिर में भगवान विष्णु के पद चिन्ह एक विशाल काले बेसाल्ट पत्थर पर स्थापित किया गया है। महत्व क्या है? यह मंदिर पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है, जहां लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान प्रतिवर्ष करते हैं। विष्णुपद मंदिर गया का एक प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है, जहां हर साल हजारों श्रद्धालु दर्शन और पिंडदान करने आते हैं। अभी तो शायद कुछ दिन पहले काम लगा हुआ था, लेकिन अभी तो मुझे लगता है वह कंप्लीट भी हो गया होगा। विष्णुपद कॉरिडोर, जैसे कि उज्जैन कॉरिडोर, बनारस कॉरिडोर, ये सब बना है ना, वो इसी तरीके से विष्णुपद कॉरिडोर भी डेवलप हो रहा है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए हेरिटेज से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मंदिर कहाँ स्थित है, ये कहाँ स्थित है, इस तरीके से भी सवाल एग्जाम में आते हैं। तो हर क्वेश्चन, हर टॉपिक को मैं मिला के हर सेशन में चेंज करते जा रहा हूँ। तो लिंगराज मंदिर बेसिकली उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में स्थित है। यह समर्पित भगवान शिव को है। यहाँ पे लिंगराज यानी कि लिंगों के राजा उन्हें बोला जाता था। इसका जो निर्माण काल है 11वीं शताब्दी, और किसका साम्राज्य चल रहा था? सोमवंशी राजवंश का। इसमें कलिंग शैली का उत्कृष्ट उदाहरण देखा जा सकता है। इस मंदिर की विशेषता क्या है? मंदिर में हरिहर रूप यानी कि शिव प्लस विष्णु का संयुक्त रूप की पूजा होती है। यह भुवनेश्वर का सबसे बड़ा और प्राचीन शिव मंदिर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं। ये इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के निर्माण के लिए जिन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न खरीदती है वे हैं। मतलब कि यह पूछा जा रहा है कि यह किस चीज का डेफिनेशन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि न्यूनतम समर्थन कीमतों के नाम से जानी जाती है। इसे इंग्लिश में बोला जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस। इसका शॉर्ट फॉर्म है एमएसपी। देखिए अखबारों में कई बार इस शब्द का इस्तेमाल होता है, एमएसपी, न्यूनतम समर्थन कीमतें, कई बार इस तरीके से भी यह वर्णन किया रहता है। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि एमएसपी बेसिकली होता क्या है। यह एमएसपी जो है बुआई से पहले सरकार द्वारा घोषित किया जाता है। जब कोई फसल मतलब बोया जाता है उसके पहले ही यह सरकार द्वारा घोषित किया जाता है। किस तरीके से घोषित किया जाता है वो सब हम लोग जानेंगे। यह कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कि CACP के द्वारा तय किया जाता है। इसमें क्या मूल्य होगा, इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को फसल का न्यूनतम निश्चित मूल्य देना ताकि उन्हें घाटा ना हो सके। देखिए बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? किसान क्या है, कोई फसल उगाए, किसी भी, चाहे वो खरीफ हो या रबी हो, जब वो फसल वो बोते हैं, उगाते हैं उसे, कई बार वह फसल जो है उनका नष्ट हो जाता है, किसी बाढ़ की स्थिति आ जाती है या फिर किसी तरीके की कोई नेचुरल कैलेमिटी या फिर किसी कोई भी, जैसे कोविड बीमारी आ गई थी, ये सब चीज, तो उन सब के कारण किसानों को काफी नुकसान होता है, क्योंकि उसमें उनका बहुत सारा पूंजी लगा हुआ होता है। किसानों को नुकसान ना हो इसीलिए क्या है कि वह धान जो है या जो भी फसल है उसकी कीमत सरकार पहले से तय कर देती है। जैसे कि सपोज करिए कि 40 रुपए किलो सरकार ने एमएसपी तय कर दिया कि वह गेहूं का होगा। यह मैं एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, 40 रुपए किलो बहुत ज्यादा है, वह पीडीएस में 4 रुपए किलो मिलता है या फिर 2 रुपए किलो। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। अगर किसी तरीके की आपदा आती है या नहीं आती है, उनका जो ये प्रोडक्शन है सरकार 40 रुपए किलो में खरीद लेगी। तो इसका उद्देश्य यही है कि किसानों को एक मिनिमम प्राइस दे देना उनके उपजाऊ के लिए। बाकी यह किसानों को संकट में अनाज बेचने से बचाने के लिए लागू किया जाता है। दूसरा होता है ऑप्शन बी जो है प्रोक्यूरमेंट प्राइस। प्रोक्यूरमेंट प्राइस को क्या बोला जाए? सरकार कई बार एमएसपी से अधिक मूल्य पर भी अनाज खरीदती है। तो एमएसपी सबसे बेसिक हुआ और सबसे ज्यादा प्रचलित यही है, लेकिन कई बार होता है एमएसपी से भी ज्यादा हायर प्राइसेस प्रोक्यूरमेंट प्राइसेस पे होते हैं, लेकिन इसका कुछ कंडीशन डिफरेंट है। यह मूल्य भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा तय किया जाता है। इसका उपयोग बेसिकली बफर स्टॉक और पीडीएस में आपूर्ति के लिए किया जाता है। देखिए पीडीएस क्या होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि इसमें अगर सपोज करिए कि वह अनाज उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, अगर इसकी डिमांड बढ़ गई किसी अनाज की, तब क्या किया जाता है? जो सरकार है वह प्रोक्यूरमेंट प्राइसेस पे, मतलब कि एमएसपी से ज़्यादा प्राइसेस पे उन अनाजों को खरीदती है। उसके बाद क्या है? वितरण मूल्य यानी कि इशू प्राइस। यह वो मूल्य होता है जिस पर पीडीएस यानी कि राशन की दुकानें के माध्यम से गरीबों को अनाज वितरित किया जाता है। तो सरकार ने 40 रुपए किलो में सपोज करिए कोई अनाज खरीदा है,
तो वह उसे इशू प्राइस पे बेचेगी, पीडीएस उसे इशू प्राइस पे बेचेगी। इशू प्राइस कहने का मतलब ऐसा नहीं कि वो 40 रुपए पे, सरकार उसे हो सकता है 10 रुपए में ही बेचे। तो अभी तो मुझे नहीं पता कि गेहूं और चावल किस रेट पे बिकते हैं पीडीएस में। इशू प्राइस वो होता है। और सीलिंग प्राइस क्या होता है? देखिए, सीलिंग प्राइस की इतना प्राइस वो सेट कर दिया जाएगा, यह हाईएस्ट प्राइस है, इसके ऊपर कोई भी उसे नहीं बेचा जा सकता। इसे बोला जाता है, या फिर दूसरे बोलचाल की भाषा में हम लोग बोल सकते हैं एमआरपी, यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ है। ये सब सरकारें इस्तेमाल करती हैं। एमआरपी क्या है? कंपनीज इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सपोज करिए कोई प्रोडक्ट हम लोग खरीदते हैं, उस पर हमेशा एमआरपी लिखा होता है। तो एमआरपी अगर सपोज करिए 10 रुपया है, चाहे कोई भी कंडीशन हो, वह दुकानदार आपको 10 रुपए के ऊपर वो सामान नहीं बेच सकता। उससे कम में वह बेच सकता है, लेकिन 10 रुपए के ऊपर कभी भी नहीं बेच सकता। अगर वो दाम कोट करता है, तब आप ये बोल सकते हैं कि इसका एमआरपी 10 रुपया है, तो आप इससे ज़्यादा पैसे कैसे ले सकते हैं? आप कम लीजिए या 10 रुपए ही लीजिए, लेकिन इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। तो चलिए, इस क्वेश्चन से कई सारे फैक्ट्स हमें जानने को मिला। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं। यह इंडियन ज्योग्राफी का भी पार्ट है और इंडियन इकोनॉमी का भी पार्ट है। भारत में सर्वाधिक भूमि पर उगाई जाने वाली फसल कौन से हैं? तो क्या दाल है, गेहूं है, तिलहन या फिर चावल है? तो इसका राइट आंसर होगा चावल। देखिए, चावल भारत की सबसे अधिक भूमि पर उगाई जाने वाली फसल है। यह एक खरीफ फसल है और मुख्य रूप से पूर्वी, दक्षिणी और उत्तर भारतीय राज्यों में बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। तो पहला कौन है, यह आपको कमेंट करके बताना है। बड़े उत्पादक राज्य जैसे कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। अब बाकी बचे हुए ऑप्शन के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि कौन से किस पोजीशन पे है। तो सबसे पहला पोजीशन पे है चावल, इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट पोजीशन पे। उसके बाद सेकंड है गेहूं, फिर थर्ड है आपका तिलहन, ये है आपका थर्ड, और सबसे लास्ट में है यह दालें। अब चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? यहाँ सब पे ध्यान दीजिएगा, नहीं है। देखिए, मौलिक अधिकार ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। भारतीय नागरिक के अलावा विदेशियों को भी प्राप्त है, लेकिन वो सारे मौलिक अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं है। तो यह सवाल यही पूछ रहा है कि विदेशियों को कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। इसे इंग्लिश में बोला जाता है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। देखिए, अब मैं यहाँ कुछ अनुच्छेद बताने वाला हूँ मौलिक अधिकार के अंतर्गत, जो कि सिर्फ सिटीजन्स, इंडियन सिटीजन्स को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। जैसे कि अनुच्छेद 15, यानी कि धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव पर रोक, यह विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 16, सरकारी नौकरियों में समान अवसर, यह भी विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 19, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि यह जो है, यह अनुच्छेद 19 है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भारत में निवास, आवाजाही और व्यापार करने का अधिकार। और अनुच्छेद 29 और 30, संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार, यह विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो कौन कौन सा विदेशियों को प्राप्त नहीं है? भारतीय को तो यह प्राप्त है, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अब चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो यह भी इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन है, और हमारे सिलेबस, बिहार विधानसभा का जो सिलेबस है पीटी और मेंस, उसमें भी यह साफ मेंशन दिया गया है पंचवर्षीय योजना। तो मैं हर सेशन में एक क्वेश्चन इससे मैं रख ही देता हूँ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि फिफ्थ, पांचवा पंचवर्षीय योजना जो था, उसी में यह गरीबी उन्मूलन यानी कि गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। यह जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान था, यह 1974 से 79 के दौरान इसकी अवधि थी, और यह नारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 1971 के आम चुनावों के दौरान दिया गया था, और इसमें पंचम यानी कि फिफ्थ योजना में प्रमुख रूप से लागू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन यानी कि गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ रिलायंस था। अब बाकी बचे हुए ऑप्शन में देखते हैं इसका क्या ऑब्जेक्टिव था। तो थर्ड 5 ईयर प्लान जो था 1961, यहाँ मैं डेट लिख देता हूँ, 1961 से 1966 के बीच में इसका ये टेन्योर था, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्थिरता। फिर चतुर्थ यानी कि फोर्थ 5 ईयर प्लान, यह 1969 से 74 के दौरान था। इसका मुख्य उद्देश्य था विकास के साथ स्थिरता। और सबसे लास्ट में है सिक्स्थ 5 ईयर प्लान, इसमें क्या था उद्देश्य, सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ आधुनिकीकरण।
तो चलिए इस क्वेश्चन से भी हमें कई सारे फैक्ट्स मिले। अगर आप लोगों को मजा आ रहा है तो प्लीज लाइक बटन दबा दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। यह मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल है। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, तो यह कारण पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हम सभी को पता है, यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और जनरल डायर के कहने पे ब्रिटिश जो सैनिक थे उन्होंने कई सारे भारतीयों को एक जगह जो एकत्रित थे अमृतसर में, वहां पे उस पे उन्होंने गोलियां बरसाई थी और कई लोगों को मार डाला था। तो उसी के रिगार्डिंग हंटर आयोग का जो हंटर आयोग है उसकी नियुक्ति की गई थी। और इसके उद्देश्य क्या थे? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटनाओं का जांच करना था, जनरल डायर और अन्य ब्रिटिश अधिकारियों की भूमिका का समीक्षा करना था, यह तय करना था कि जनरल डायर द्वारा जो बल प्रयोग किया गया वह उचित था या नहीं, और उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आगे की कार्रवाई की सिफारिश करना था। तो हंटर आयोग का रिपोर्ट जब उसने सबमिट किया और उस पर निष्कर्ष ये निकला कि जनरल डायर ने जो भी कांड किया था उसका निंदा किया गया और कहा गया कि उसका बल प्रयोग अनुचित था। लेकिन जनरल डायर पे कोई खास कार्यवाही हुई नहीं। ब्रिटेन में बस उसे क्या किया गया, उससे जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाया गया, लेकिन वहां उस देश में इसे हीरो बोला गया, नायक बोला गया। इंडियंस की क्या इस पर रिएक्शन थी, भारतीयों की प्रतिक्रिया क्या थी? तो महात्मा गांधी जी ने और अन्य नेताओं ने हंटर आयोग का जो रिपोर्ट था उसे एक पक्षपाती जांच बताया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इस घटना के विरुद्ध अपने नाइटहुड यानी कि सर की उपाधि उन्होंने वापस कर दी। तो नाइटहुड की उपाधि क्या होती है? अगर किसी नाम के आगे, कई सारे एक्टर्स के नाम के आगे भी लगा होता है सर, तो यह सर वही लोग लगा सकते हैं जिन्हें नाइटहुड की उपाधि प्राप्त होती है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को यह उपाधि प्राप्त थी, लेकिन जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था उसके बाद उन्होंने यह उपाधि त्याग दिया। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में एक प्रचलित लोक पर्व है? तो देखिए ये बिहार का एग्जाम है, तो इस तरीके के सवाल कई बार आने की संभावनाएं होती है और ये प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन लिया गया है। तो क्या बिहुला, मधुश्रावणी, समा चकेबा या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द अबव। अब बिहुला पर्व क्या है? तो यह अंग प्रदेश मुख्य रूप से भागलपुर और मुंगेर में मनाया जाता है। मनसा देवी यानी कि नाग देवी की पूजा इसमें किया जाता है। इसमें बिहुला बिशहरी की लोक गाथा का गायन किया जाता है। अब मधुश्रावणी क्या है? यह बिहार और मिथिला क्षेत्र के नवविवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। सावन भादो के महीने में यह 15 दिनों तक चलता है। इसमें भगवान शिव और नाग देवता की पूजा की जाती है। समा चकेवा क्या है? यह मिथिला क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक पर्व है। भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है और कार्तिक महीने में मनाया जाता है। इसमें मिट्टी की मूर्तियों से समा और चकेवा की कहानी दर्शाई जाती है। इसीलिए ये सारे ऑप्शन जो है ये सही है। छठ पर्व जो है यह भी एक प्रसिद्ध बिहार का लोक पर्व है। तो चलिए यहाँ कंप्लीट होता है हमारा जनरल नॉलेज का स्टैटिक पोर्शन। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 21। 73वां मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स से भी जो टाइटल्स होते हैं उससे भी सवाल आते हैं। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, शेनिस पेलासियोस, आर्बोनी गैब्रियल या फिर विक्टोरिया केजेर थेल्विग या फिर ऑप्शन डी हरनाथ संधू। तो इसका राइट आंसर होगा विक्टोरिया केजेर थेल्विग। जो विक्टोरिया केजेर थेल्विग हैं ये डेनमार्क की रहने वाली हैं और यह खिताब जीतने वाली डेनमार्क की पहली महिला बनी है मिस यूनिवर्स का। अब बाकी बचे हुए ऑप्शंस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। 2023 में जो टाइटल जीता है मिस यूनिवर्स का वो है शेनिस पेलासियोस, ये निकारागुआ की हैं। उससे पहले 2022 में आर्बोनी गैब्रियल ने जीता था यह खिताब, यह यूएसए की रहने वाली हैं और हमारे देश से बिलोंग करती है हरनाथ संधू। इन्होंने 2021 में मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह देखिए यह इनका इमेज है विक्टोरिया केजेर थेल्विग का, यह डेनमार्क की रहने वाली। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? डेविस कप 2024 का खिताब किस देश ने अपने नाम किया है? तो डेविस कप सबसे पहले पता होना चाहिए यह किस खेल से संबंधित है। तो यह एक मेंस टेनिस प्रतियोगिता है। तो यह खिताब जो है इटली ने अपने नाम किया है 2024 में। अब इस टेनिस प्रतियोगिता से रिगार्डिंग मैं कुछ चीज बता देता हूँ, जैसे कि डेविस कप जो है यह पुरुषों के लिए है और महिलाओं के लिए है फेड कप। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है?
तो इसका राइट आंसर होगा के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति जी की नियुक्ति के पहले इंडिया के सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे, तो उनका रिटायरमेंट हो गया और उसके बाद के संजय मूर्ति जी ने उनका स्थान लिया। अब सीएजी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक संवैधानिक पद है जो भारत सरकार और राज्य सरकारों के खातों की जांच यानी कि ऑडिट करता है और वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करता है। इसका जो वर्णन है हमारे संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के तहत है। इसके तहत सीएजी की नियुक्ति, शक्तियां और कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। इनकी नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति करते हैं और इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष से या फिर 65 वर्ष की आयु तक। सीएजी को सिर्फ महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। देखिए, महाभियोग प्रोसेस होता है लेकिन उनके लिए टर्म इस्तेमाल नहीं होता। यह जो प्रक्रिया है महाभियोग, यह सिर्फ राष्ट्रपति को हटाने के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बाकी जो है जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, इन सब को अगर हटाना है तो प्रोसेस वही होता है महाभियोग, लेकिन उनके लिए वह शब्द नहीं इस्तेमाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, किस अभ्यारण्य को भारत का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो देखिए, टाइगर रिजर्व से भी क्वेश्चन होते हैं, ये करंट का काफी हॉट बर्निंग टॉपिक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुरु घासीदास तमोर पिंगला सैंक्चुअरी, यानी कि गुरु घासीदास तमोर पिंगला अभ्यारण्य को देश का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला अभ्यारण्य जो है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित एक महत्वपूर्ण वन जीव संरक्षित क्षेत्र है। यह दोनों क्षेत्र जैव विविधता संरक्षण और वन्य जीवों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों है यह महत्वपूर्ण? तो टाइगर रिजर्व घोषित होने के बाद बाघ संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और यह मध्य प्रदेश के संजय राष्ट्रीय उद्यान और झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व से जुड़ा हुआ है, जिससे वन्य जीवों के लिए एक बड़ा संरक्षित क्षेत्र बनता है। अब चलिए इस सीरीज का लास्ट यानी प्रैक्टिस सेट 4 जनरल नॉलेज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की 29वीं बैठक जिसे कोप 29 बोला जाता है, यह किस देश में आयोजित किया गया? तो कोप 29 जो बेसिकली क्वेश्चन ये पूछ रहा है, कोप 29 किस देश में आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अजरबैजान। जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है कोप 29, इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज और यह इसका 29वां संस्करण था। यह 11 से 22 नवंबर 2024 में बाकू, जो कि अजरबैजान की राजधानी है, वहां पे आयोजित हुआ। अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन द्वारा आयोजित एक वार्षिक जलवायु सम्मेलन है जहां विभिन्न देशों के प्रतिनिधित्व जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपायों पर चर्चा और निर्णय लेते हैं। देखिए, कॉप का उद्देश्य क्या है, यानी कि इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? तो जलवायु परिवर्तन को रोकने और उसके प्रभावों को कम करने के लिए एक वैश्विक स्तर पर रणनीतियां तैयार करता है, ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने के लिए देशों को जिम्मेदार बताता है, नवीकरणीय ऊर्जा और सतत विकास को बढ़ावा देता है, विकासशील देशों को जलवायु संकट से निपटने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता देता है, यानी कि फाइनेंशियल हेल्प देता है। तो चलिए यहाँ कंप्लीट होता है प्रैक्टिस सेट 4 जनरल नॉलेज के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने इसके साथ बहुत सारे एक्सप्लेनेशन भी देखे। अब नेक्स्ट डे इसका जनरल साइंस का पोर्शन ले आऊंगा, तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए और प्लीज इसे जितना ज्यादा आप लोग शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।